सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भारत में धर्म चाहे जो भी हो, सभी धर्मों में सामाजिक संरचना बनी हुई है और कहने को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जातीय भेदभाव नहीं है, और सच्चाई है कि इस्लाम में ये चीज़ दिखता नहीं है। लेकिन जो सामाजिक संरचना है, जैसी बनावट है, उससे कोई भी अछूता भारत में नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे आप बिरादरी बाय नेम, आप उसे फ़कीर ही कहते हैं, वो बिरादरी ही है जिसे फ़कीर, अलवी, शाह, बहुत सारे नामों से जाना जाता है भारत में। फ़कीर और शाह समाज का एक अभिन्न अंग ज़रूर है, लेकिन समाज के पिछले पायदान पर खड़ा है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इस समाज के पुनरुत्थान, उसकी तरक्की, उसके विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों में हमारे बीच जो आप देख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं स्टूडियो में, हमारे असीरुद्दीन शाह, ये मोहम्मद असीरुद्दीन शाह जो हैं नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो एक संगठन है ऑल इंडिया शाह साईं कमेटी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, शाह साईं ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया का, जिसके आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद असीरुद्दीन शाह साहब। मूल निवासी जो है वो बिहार के थे, लेकिन बंगाल के हैं, पूरी तरह से बंगाल में शिफ्ट हैं और कोलकाता की सियासत में बड़ा रोल भी रखते हैं। अपने समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं निरंतर, लेकिन वहीं तक ये रुकते नहीं हैं। अपने समाज की लड़ाई को लेकर दिल्ली भी आ जाते हैं। और आज दिल्ली जब आए हुए हमारी भी मुलाकात हुई, तो इन सामाजिक मुद्दों पर क्या है शाह फ़कीर साईं समाज की वास्तविकता, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, इन्हीं सब विषयों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले असीरुद्दीन साहब, आपका स्वागत, इस्तकबाल कि आपने कीमती वक्त निकाला। आप दिल्ली आए हुए हैं, सीधा और सिंपल सा सवाल है, क्या मकसद, क्या एजेंडा लेकर आए? दिल्ली हम लोग आए इसलिए कि हमने अभी देखा कि पार्लियामेंट में बहुत बहस हुआ और ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और सबको ही जोड़ने के लिए पूरे प्रदेशों को कहा। तो हम समझते हैं कि समाज के अंदर में जो सबसे बड़ा वंचित तबका है, जिसको ओबीसी में जो अभी तक है, ईबीसी में है, और इतना बड़ा तबका जिसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कुछ तबका ऐसा है जो ओबीसी का। आपका समाज तो मंडल कमीशन के दायरे में है ना? जी है, मंडल कमीशन के दायरे में। उन्होंने रिजर्वेशन भी है पिछड़ा वर्ग में, लेकिन हमारे समाज को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे हमारा 0% माने प्रतिनिधित्व है। लेकिन हम ये समझते हैं ये सब हो रहा है सरकार के ना समझी के कारण। सरकार अगर समझ ले कि एक इतना बड़ा तबका जिसने जंग आज़ादी में अपने खून बहा करके मुल्क का हिफाजत किया, और इस मुल्क में मजनू शाह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के अंग्रेज़ों को दांत खट्टे कर दिए, उस कौम के लोग आज भीख मांगने पर मजबूर हैं और उनको आज फ़कीर के नाम से जाना जाता है। तो वो जब उनके पास कोई ऐसा रोज़गार नहीं रहेगा तो वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वो ये काम करते हैं। तो इसके लिए शर्म किसको आनी चाहिए? सरकार को, न कि उसको जो अपने बच्चे को भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चे को मौत से बचाने के लिए उनको भीख मांग के खाना खिलाते हैं। आपने एक सवाल उठा दिया अभी, भारत में जो सामाजिक संरचना है वो पेशे के आधार पर है। अक्सर बिरादरियां, जातियां पेशे के नाम से ही जानी जाती हैं और उनका कुछ पेशा ऐसा है जैसे लग रहा कॉपीराइट होता है। लेकिन आपकी जो बिरादरी है वो कोई पेशा, किसी पेशे को उसने अपने नाम नहीं किया, बल्कि वो घूमना, मांगना, खाना और बस बच्चों को खिलाना, इससे आगे अब तक बढ़ नहीं पाई। क्या वजह लगा आपको? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 1757 में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल में पहला कब्ज़ा किया तो उस मजनू शाह जो थे तकियादार थे बंगाल के, उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर आ गया है और हमको इसको भगाना है। उन्होंने
दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी बोल के एक लोग मन पंडित जी थे, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, 50,000 का फौज बनाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया। अंग्रेज़ों के कप्तान को भी मारा और बराबर बंगाल में जंग हुआ। पूरे हिंदुस्तान में वो घूमते रहे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नारा दिया था कि हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को भगा के रहेंगे। इसी बात को जो कप्तान को मार दिया तो अंग्रेज़ों ने इस बिरादरी का किला मका कर दिया, मतलब खोज खोज के इन लोगों को फांसी देने लगा। आज भी आप देखिएगा 1757 से 1800। मतलब इसका मतलब आपका ये कहना है कि चूंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो पूर्वज थे उनकी बड़ी भूमिका थी, तो अंग्रेज़ों ने जब जुल्म शुरू किया तो समाज से ही लोग भागने लगे, छुपने लगे, छुपते छुपते किनारे हो गए और हाशिए पे चले गए और अब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके। तो मतलब देश को आज़ाद कराने का खमियाजा आपकी जाति भुगत रही है। जी, तो यही देश अंग्रेज़ों ने पूरे इस बिरादरी के लोग खोज खोज के जब फांसी देना शुरू किया तो लोग जंगलों में भाग गए, और जब मजबूरी आया तो जो ये पहले ये बिरादरी बड़ी इल्म में माहिर थी, इल्म में जानी जाती थी। खानका तकिया 1400 तकिया, पूरे 14,000 तकिया पूरे हिंदुस्तान में शाहों का था, फ़कीरों का था, साईयों का था। वो सब तकिया छोड़ छोड़ के भाग गए, और जो अंग्रेज़ों का ग़ुलामी किया वो तकियादार बने रहे। वो अपने आप को आज सबसे ऊंची जात कहलाते हैं। और हम लोग जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा, आज हमारा परिवार बिखर गया, एजुकेशनली बैकवर्ड हो गए, क्योंकि भाग भगेड़ में हमको तालीम का मौका नहीं मिला। और आज हम भिखारी के ये फ़कीरों के नाम से, भिखारी के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए हमको तो शर्म आती इस सरकार को शर्म क्यों नहीं आती कि इतनी बड़ी आबादी इस बिरादरी जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ा युद्ध लिया था। आज आप बंकिम चटर्जी का किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, बंगाल के राइटर थे, तो मालूम होगा कि इस शाह बिरादरी का अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आंदोलन लड़ा था, जो लाखरी में बहादुर शाह जफ़र के औलादों को भी शहीद किया गया और चुन चुन के बिरादरी को लोगों को शहीद किया गया। कुल मिलाकर आप का इल्ज़ाम है सरकार पर कि हम वो जाति नहीं हैं जिसका अभिशाप अब हमारी जाति भुगत रही है, बल्कि हमारी एक बड़ी भूमिका होती थी और हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई भी है। अब आप दिल्ली आए हैं, आप अपनी बिरादरी के लिए किन किन से मिलेंगे, क्या मांग करेंगे, मुख्य मांग क्या करेंगे और लड़ाई लड़ क्या रहे हैं? मुख्य मांग ये है हमारा कि हमारी बिरादरी को सरकार एक ऐसा तंत्र बनाए जिस तंत्र के माध्यम से हमारी बिरादरी का सर्वे करे, हमारी नौकरी का सर्वे करे, हमारा जो उचित हो हमारा हिस्सेदारी दे, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलिंग का व्यवस्था। मतलब आप चाहते हैं कि हमारी जाति का एक बार माने जातिगत जनगणना हो जाए, पता लग जाए हम हैं कितने और किस हाल में। हाँ, जनगणना होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि ये देश में एक ही बिरादरी जो 80% नौकरी खा जा रहा है और 80% आदमी को 15% 20% मिल रहा है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। जब मरने का वक्त आता है, देश के लिए लड़ने का वक्त आता है, हम लोग जिंदा हैं। आज आप देखिए क्या वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो 80% आबादी है वो हाशिए पर है और 20% आबादी है सरकार में मज़ा ले रहा है। देश की आज़ादी में हम लोग का बड़ा योगदान था। हमारी बिरादरी क्या अब तक तो कोई डेटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसे ही आपसे रफली पूछा जाए कि मुसलमानों में शाह फ़कीर साईं बिरादरी कितने प्रतिशत होंगे, तो कोई कुछ आइडिया है क्या आपके पास? देखिए, शाह फ़कीर बिरादरी का आबादी हिंदुस्तान के हर कोने में है। आप कहीं जाएंगे तो कहीं कोई जाति, कहीं कोई जाति, कोई ज्योति मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जाति की आबादी किशनगंज से लेकर कश्मीर तक है और हमारी बड़ी सबसे मुसलमानों में सब बिरादरी से ज़्यादा आबादी हम लोग मानते हैं। अगर ये बात गलत है तो सरकार अपनी तरफ से गिनती करा ले, देख ले। इस देश में कुत्तों का गिनती, जानवरों का गिनती, शेर का गिनती, हर चीज़ का गिनती हो गया। जाति का गणना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि सरकार चाहती है किसी को हिस्सा न दे और जो पिछड़े पड़े हैं लोग, जो हाशिए पर खड़े हैं, जो दरिया में किनारे पर खड़े हैं, जो डूब के मरने वाले, उसको मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन सरकार अपना हिस्सा नहीं देना चाहती। कुछ मनुवादी लोग सरकार पर हावी हैं जो नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग भी हमारे साथ आए। भीमराव
भीमराव अम्बेडकर ने इस हम लोग के रिजर्वेशन के लिए भी कोशिश किया था, लेकिन हम लोग से ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, हम एक, हमारा ये एक दीन एक, इस्लाम एक के नाम पर हम लोग को ये रिजर्वेशन से वंचित रखा। हम समझते हैं कि आज भी जो लोग ये बोलते हैं उन्होंने कभी अपनाया नहीं कि हमारा भाई भी गुर्बत में हम उसको अपना लें, नहीं अपनाया, बल्कि हिकारत के नज़रों से उसको ठुकराया। जो हम आप अपनी खुली नज़रों से पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि इस बिरादरी को किस नज़र से लोग देखते हैं। आपका इशारा 341 पर है जी, जिससे निकाला गया। हाँ है। हम लोग का जो 1950 में ऑर्डिनेंस जो के ज़रिए जो मुस्लिम दलितों को वंचित किया गया, उसमें हमारा बिरादरी भी था। तो हम वैसे लोगों को, जैसे हलाल खोर हैं और भी भाट है, पगड़िया है, इन लोग तो जो जिस जाति को आज शेड्यूल कास्ट में रखा गया उससे भी बदतर हालत में है। जो सल्चर कमेटी ने रिपोर्ट में दिया है कि मुसलमानों को हालात दलितों से बदतर है। आज क्यों नहीं सरकार ये काम कर रही, जबकि नरेंद्र मोदी ने कहा था। इसका भी राजनीतिकरण हुआ है सर। मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, ये सच्चर कमेटी ने कही अपनी रिपोर्ट में, लेकिन नाम नेहाद मुस्लिम लीडरों ने अपना रोना सरकार के सामने रोया कि मेरे बारे में कहा गया कि पिछड़े हम, जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमानों की वो बिरादरियां जो एससी कोटे में आती थीं उनकी हालत को लेकर सच्चर कमेटी ने ये बातें कही थी। तो आपके साथ तो डबल धोखा हो गया। इसका मतलब धोखा, देखिए कहावत है कि अपन गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, है? तो हमरा तो ये था कि गैरों से हमें गिला नहीं, अपनों से शिकवा ये है कि आपने हमारे लिए क्या किया। इस मुल्क के बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में सिर्फ अपना शाहाना ये रिहाइश के लिए हम लोग को कुर्बान कर दिया, मुल्क को बर्बाद कर दिया। लोग ने कभी अपने को नहीं समझा। कहावत है कि हम सब एक हैं, लेकिन एक आज भी नहीं है। आज मुस्लिम का वो बिरादरियाँ जिनके बच्चे आज मासूम जो दूसरे के घरों में काम कर रहे हैं, क्या उनका अधिकार इस मुल्क पर नहीं है? उनके आबाद ने कुर्बानियाँ जो दी हैं, आज उसका सिला ये मिल रहा है कि आज तक वो जातियाँ दलित मुस्लिम समाज के लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? अब आप मुख्य मांग क्या करेंगे? 341 में शामिल करने की मांग करेंगे या जो माने पिछड़े वर्ग में आप हैं उसमें शेयर की मांग करेंगे? मांग क्या करेंगे? अभी जो आप सरकार से बात करना चाह रहे हैं, आप जो प्लान लेकर आए हैं, 3-4 दिनों से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, मुख्य मांग क्या करेंगे आप अपने लिखने में? देखिए, मुख्य मांग तो मेरा यही है कि सरकार के पास हम यही मांग करेंगे जाने के बाद कि जो 341 धारा में बहुत दिनों से हम लोग जद्दोजहद किया, डॉक्टर एजाज साहब थे और भी लोग थे, हम लोग मिलजुल करके, और आज से 10-15 साल पहले हम लोग दिल्ली में घेराव भी किया था, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया। जबकि बिहार सरकार, यूपी सरकार ने अपने तरफ से प्रस्ताव पास करके भेज दिया। आज ये सरकार को ऑर्डर करते कि आपको जिसको मर्जी है ओबीसी में लाइए, हम उसको मान्यता देंगे। तो क्यों नहीं जो पहले का किया हुआ है कि 341 धारा में तरमीम करके दलित मुसलमान को शामिल करने का बात, तो क्यों नहीं ये सरकार कर रही है? इसी बात के लिए हम आए हैं कि उनसे बात करेंगे कि पहले 341 में मुसलमान दलितों को शामिल किया जाए, तब हम समझें कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम तब समझेंगे कि हाँ सबका साथ और सबका विकास है। नहीं तो ये खोखला एक पुलंदा है, ये झूठ का पुलंदा जो आवाम को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप प्रधानमंत्री जी को देंगे चिट्ठी उठी? जी, प्रधानमंत्री को भी लेटर देंगे, होम मिनिस्टर को भी देंगे और भी एजुकेशन मिनिस्टर को देंगे, नेशनल बैकवर्ड कमीशन से भी मिलेंगे और भी लोगों से मिलेंगे, और सबसे हम ये गुहार लगाएंगे कि आप हमारी मदद करो, हमारे कम्युनिटी को साईं, फ़कीर, छपरबंद, दीवान, मदार, ये हमरे कम्युनिटी के लोगों का अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन सब की आप मदद करो, जो असहाय लोग हैं, जो देश के लिए जान दिया है, जिनका एक इतिहास है सबसे बड़ा कि देश को कुर्बान करने वाला, अपने देश के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने आप को देश के लिए भिखारी बना लिया, लेकिन इस देश ने इस बिरादरी को कुछ नहीं दिया। और कोई नाम ऐसा आपके जहन में है मशहूर जो आज़ादी की लड़ाई में आपकी बिरादरी से जुड़ा हुआ हो?
आप तवारीख देख लीजिए, सब मिलेगा। अभी जो बाबरी मस्जिद के जगह पर जो मस्जिद बनाई जा रही है यूपी में, तो हमीदुल्ला शाह के नाम में है। तो ये हमीदुल्ला शाह कौन थे? जिससे अंग्रेज़ खौफ खाते थे। मंजू शाह कौन थे? जो अंग्रेज़ खौफ खाते थे। शाह मुहद्दिस देहलवी कौन थे? तो शाहों का नाम तो हज़ारों की संख्या में आपको तवारीख में मिल जाएगा। कुल मिलाकर असीरुद्दीन साहब के दिल्ली प्रवास में अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाने का मुद्दा जो है वो मुख्य रूप से रहेगा। साथ ही साथ सरकार से ये भी विनती करते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल अब तक पिछली सरकारों ने जो नहीं किया, अगर मोदी सरकार चाहे तो अभी अवसर है कि उस पर अमल करते हुए इन बिरादरियों का विश्वास जीत सकती है सरकार। चूँकि मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी को भी लेटर आपने दिया तैयार कर, तो प्रधानमंत्री जी को भी लेटर देंगे ये अपने लेटर पैड पर, और तमाम मंत्रियों से मिलने का भी प्लान है। कुछ से मुलाकातें हो चुकी हैं और कुछ से मुलाकात का वक्त मिला हुआ है। ये एक अच्छी पहल है और समाज के उन तमाम जो वंचित तबका है उसका नेतृत्व जो लोग भी करते हैं, ये वक्त बहुत सुनहरा है कि उनको अब मैदान में आ जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए। चूँकि सरकार ने सदन के आखिरी सेशन में जो बिल पास किया है उसमें राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि जातियों की सूची जो राज्य अब बनाएगी वही मान्यता प्राप्त हो जाएगा। तो यदि ओबीसी में शामिल करने का अधिकार है तो एससी में भी शामिल करने का अधिकार अगर राज्य को दे दिया जाए तो एक रास्ता और खुल सकता है। ये लड़ाई भी एक लड़ाई अब बन गई है और एससी में शामिल करने का अधिकार यदि राज्य को दिया गया तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल पहले स्थान पर इसलिए आएगा कि वहाँ की राज्य सरकारें पहले ही इसकी अनुशंसा कर चुकी हैं। बहरहाल इन विषयों पर और भी इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं से आपको मैं रूबरू कराता रहूँगा। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।